गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ आरएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से। तो आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस में अपन टोटल 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है। दोस्तों बताइए, भारत में लाल और पीले कलर की जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। या ऑप्शन दे रखा है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार और रीवा पन्ना पठार। ठीक है, ये जो मध्य भारत का क्षेत्र है वहां पर स्थित महत्वपूर्ण पठार है। तो ये पठार है, यहाँ पर कौन सा पठार है जहाँ पर लाल और पीले कलर की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर है बघेलखंड का पठार, बघेल बघेलखंड का जो पठार है वहां पर लाल और पीली मृदा भारत में पाई जाती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो मालवा का पठार है यहाँ पर किस तरीके की मिट्टी भारत में पाई जाती है। बात करते हैं अपन लाल पीली मिट्टी के बारे में। दोस्तों, लाल पीली मिट्टी को अल्फी सोल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से अल्फी सोल्स अल्फी सोल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह दक्कन के जो अपना दक्कन का पठार है उसके पूर्वी भाग में दक्षिणी हिस्से की जो रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं जहाँ पर कम वर्षा होती है वहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है। मान लीजिए ये अपना इंडिया है, यहाँ का इंडिया का जो अपना बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर बीच वाले पार्ट में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। जो दक्कन का पठार है वहां के पूर्वी क्षेत्रों पर यह पाई जाती है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के जो गिरिपद है वहां पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी भारत, जो भारत का दक्षिणी भाग है वहां पर आदि पहाड़ी क्षेत्रों पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है। जहां पर रवेदार आग्नेय चट्टानें होती है वहां पर, जहां पर मुख्य रूप से कम वर्षा होती है वहां पर यह मिट्टी आप देख सकते हैं। इसका लाल रंग होता है गाइस। जो रवेदार और जो कायांतरित चट्टानें होती है उसमें लोहे की व्यापकता के कारण, लोहा जो आयरन है, आयरन की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। फिर पीला रंग होता है वो जल योजन के कारण होता है। इसके कारण जल योजन के कारण ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना कि पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है। तो जल योजन के कारण होता है। लाल होता है रवेदार और कायांतरित चट्टानें होती है उनमें लोहे की व्यापकता के कारण। दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके अलावा ह्यूमस की और जो फास्फोरस है इनकी कमी आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन के रूप में अपन भारत में यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी है वो यूरिया डालकर खेती में पूरी की जाती है। दोस्तों, यह मिट्टी है वो महीन कणों वाली उपजाऊ मिट्टी है। साथ ही इसमें जब मोटे कण होते हैं तो वो अनुपजाऊ मिट्टी है, अनउर्वरक मिट्टी है। ठीक है, क्या है, जब मिट्टी का कण महीन होता है लाल पीली में तो वो उपजाऊ मिट्टी होती है जहाँ पर खेती वगैरह आसानी से अच्छी खासी होती है। और जब इसके कण मोटे होते हैं तो यहाँ पर खेती करना आसान नहीं होता, ये अनउपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संबंध में कल्लार नामक नाम से जाने जाने वाले लोग हैं वो कहाँ से संबंधित है। दोस्तों, कल्लार नामक लोग हैं, कल्लार नामक ट्राइब है। जब ब्रिटिश विद्रोह हुआ था तो वो मुख्य रूप से जो मदुरई क्षेत्र था वहां के निवासी लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने बोध गया में सिंहल भूमि के भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी। दोस्तों, यहाँ पर गुप्त जो शासक है उनके बारे में दे रखा है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और श्रीगुप्त। इनमें से कौन सा शासक है जिसने बोध गया जो कि अपने बिहार में है, जो कि एक बौद्ध क्षेत्र है, यहाँ के जो सिंहली भिक्षु है उनके लिए विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी। तो वो की थी समुद्रगुप्त ने। दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं के लिए दो क्षेत्र होते थे, एक तो होता था चैत्य, एक होता था विहार। चैत्य में क्या होता था, बौद्ध भिक्षु होते थे वो पूजा करते थे। वहीं विहार होता था, वहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उनका निवास स्थान होता था जिसे विहार कहते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। दोस्तों, समुद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। उसने विजय की नीति को अपनाया तथा अशोक की जो शांति की नीति अपनाई थी उसके विपरीत उन्होंने विजय की नीति अपनाई। अशोक ने क्या किया था, जो अहिंसा का सिद्धांत था, शांति थी, बौद्ध धर्म को अपनाकर
विश्व जगत में शांति फैलाने की बात की थी। वही जो समुद्रगुप्त थे जस्ट इसके अपोजिट थे, इन्होंने अशांति की नीति अपनाई और विभिन्न राज्य थे उनको अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की। दोस्तों इनका जो इलाहाबाद स्तंभ अभी शिलालेख है वहां पर इनकी उत्कृष्ट जानकारी मिलती है। यहाँ पर अशोक की नीतियों का आप उल्लेख भी देख सकते हैं। पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में कौन कौन से राजाओं की जो नीतियां हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, तो वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के अलावा जो अशोक थे जो कि मौर्य वंश के शासक थे, उनकी भी नीतियों का वर्णन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, वो भी संस्कृत भाषा में। पूछ लिया जाता है ये कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था और कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था अपने हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इन्होंने संस्कृत में लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त के जो सैन्य अभियान है उनके बारे में बताया गया। यहाँ पर ये मैप है जहाँ पर समुद्रगुप्त का शासन था। ये देखिए कितने बड़े भारत में इन्होंने शासन किया था। ये अपन समुद्रगुप्त की प्रमुख विजय के बारे में जानते हैं। दोस्तों उनके द्वारा जीते गए स्थानों और देशों को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। उनके द्वारा सबसे पहले गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है वहां पर इन्होंने अपनी विजय घोषित की। इसके अलावा हिमालय और जो सीमांत राज्य है जिसमें असम, नेपाल, बंगाल और पंजाब पर इन्होंने अपनी फतेह का झंडा लहराया। जो विंध्य क्षेत्र का वन क्षेत्र है जिसे आटविक राज्य के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इसके अलावा दक्षिणापथ अभियान, पूर्वी दक्कन, दक्षिणी भारत के 12 राज्यों के विरुद्ध वह कांची जो कि तमिलनाडु में, वहां तक इन्होंने पहुंचे और पल्लवों पर उनकी अधीनता स्वीकार करवाई। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त क्या दक्षिणी भारत तक पहुंचे थे, तो यस वो दक्षिणी भारत तक पहुंचे थे और उस दौरान दक्षिणी भारत में पल्लवों का शासन था। तो पल्लवों के शासन पर उन्होंने पल्लवों के जो पल्लव शासक थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा शक और कुषाण शासकों के विरुद्ध भी उन्होंने विजय प्राप्त की, जिन इनमें से कुछ अफगानिस्तान के शासन भी थे जिन पर इन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मालवा और योध्या सहित राजस्थान के 9 गणराज्यों को गुप्तों के शासनकाल में उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए समुद्रगुप्त ने उनको मजबूर किया। इसके अलावा श्रीलंका का एक शासक था मेघवर्मन। पूछ लिया जाता है इसके बारे में कि मेघवर्मन इन्होंने क्या किया कि एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना एक धर्म प्रचारक भेजा था। पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका का कौन सा शासक था जिसने समुद्रगुप्त के पास एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था, उसका नाम है मेघवर्मन। दोस्तों इतिहासकार एवी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, अर्थात इसका अर्थ है कि उसने कभी हार नहीं मानी थी। तो पूछ लिया जाए कि भारत का नेपोलियन कौन से शासक को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसके द्वारा कहा गया, तो वो थे इतिहासकार V.A. स्मिथ के द्वारा। दोस्तों समुद्रगुप्त ने विभिन्न अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, साथ ही इन्होंने सोने चांदी के सिक्के भी जारी किए। ठीक है, कहा जाता है कि ये अश्वमेध यज्ञ के पुनर्संस्थापक किसे माना जाता है, समुद्रगुप्त को। इसके अलावा गाय समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने चंपू काव्य शैली में प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति जो इलाहाबाद शिलालेख है उसे ही कहा जाता है, जो इसकी संस्कृत भाषा में है। इसमें गुप्त जो काल है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। दोस्तों समुद्रगुप्त है वो वैष्णव धर्म का प्रबल अनुयायक था। पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त कौन से धर्म का पालन करता था, वो शिव के भक्त थे या वैष्णव धर्म के, तो वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। साथ ही इन्होंने जो दूसरे धर्म संप्रदाय थे उनके प्रति भी सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। दोस्तों वह महान बौद्ध विद्वान वसुबंधु के संरक्षक थे। पूछ लिया जाए कि वसुबंधु जो कि बौद्ध विद्वान थे ये किसके संरक्षक थे, तो समुद्रगुप्त के थे। इसके अलावा गाइस इनको जो इनके दरबारी कवि थे हरिसिंह, उनके द्वारा कविता और संगीत में इनकी जो रुचि होने के कारण ये संगीत के प्रेमी थे। इस कारण समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की। ठीक है,
तो कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को। इनको एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। इनकी राजधानी का नाम गाइस पाटलिपुत्र था, ठीक है, जो कि बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। इनको अशोकादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त था वो गुप्त राजवंश का महानतम राजा था। इसके साथ ही एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला का महत्वपूर्ण संरक्षक राजा था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया? दोस्तों, यहाँ पर 30, 34, 35, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में दे रखा है। इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिससे सिक्किम नया राज्य बना? तो वो है 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अपन यहाँ पर इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 30वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, जो कि 1972 में हुआ था। इसमें गाइस नागरिक अधिकार संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 20,000 रुपए की जरूरत को खत्म कर दिया गया और यह व्यवस्था दी गई कि यदि विधि की वास्तविक व्याख्या का कोई मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। फिर आता है 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1972 में ही हुआ था। इसमें लोकसभा की सीटें थी 525, जिन्हें बढ़ाकर 545 कर दिया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में की? तो वो अपने 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में की। 32वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें कहा गया कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। वहीं 33वें संविधान संशोधन, जो कि 1974 में हुआ था, इसमें कहा गया कि संसद और जो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और सभापति होते हैं, उनके द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था की गई यदि वह महसूस करे कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है। ठीक है, तो लोकसभा और संसद और राज्य विधानमंडल में अध्यक्ष और सभापति से जुड़ा हुआ है 33वां संविधान संशोधन, जो किसी सदस्य के इस्तीफे की व्यवस्था की बात करता है। फिर आता है अपना 34वां संविधान संशोधन। दोस्तों, यह 1974 में हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के जो 20 भूमि सुधार, भू पट्टेदारी अधिनियम आदि को इसमें शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, 34वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1974 में हुआ था, ये अपनी 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। 9वीं अनुसूची है गाइस, वो अपने भूमि सुधारों से जुड़ी हुई है। याद है 35वां संविधान संशोधन, जो कि 1974 में हुआ था। गाइस, इसमें सिक्किम के संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया तथा सिक्किम के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का पूर्ण राज्य बनाया गया और इस सिक्किम के लिए जो 10वीं अनुसूची बनाई गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम है वो पूर्ण राज्य बन गया इंडिया का। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों, भारत में स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि जूम, कुमारी, पोडू आदि। अपन चर्चा करेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में। तो इसके विभिन्न नाम है, जैसे इसे कर्तन दहन कृषि या प्रारंभिक कृषि भी कहा जाता है। मिल्पा मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है। रोका ब्राजील में, मसोले मध्य अफ्रीका में, वही लद्दाख है वो मलेशिया और इंडोनेशिया में कहा जाता है। रे वियतनाम में, चेना श्रीलंका में, टोंगिया म्यांमार में, हुम्मा जावा में और केंजिंग फिलीपींस में। ये इसके 20वीं में जाने वाले नाम है। ठीक है, पूछ लिया जाता है ये नाम की, जैसे लद्दाख कौन से क्षेत्र में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में। भारत में भी इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे झूम कहा जाता है उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम में। एक पलामू कहा जाता है मणिपुर में। दीपा के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहां पर, साथ ही अंडमान और निकोबार में। बेबरधैया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पोडुपोंडा आंध्र प्रदेश में। कुमारी है वो पश्चिमी घाट में इसका नाम है। पामाडाबी कोमान
या बरेगा है वो उड़ीसा में, और वाल्टरे अपने पूर्वी राजस्थान में इसका नाम है। हिल है वो हिमाचल प्रदेश में, और कुरुआ है वो झारखंड में इसका नाम है। स्थानांतरित कृषि का नाम है। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेजन के जो सघन वन है वहां पर मुख्य रूप से ये कृषि की जाती है। कहाँ पर? जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि की जाती है। यह कृषि आदिम लोग के जो लोग हैं, ट्राइब जनजाति के लोग हैं, उनके द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वनस्पति को जला दिया जाता है। फिर जो वनस्पति की जो राख वगैरह होती है, उससे उर्वरक का रूप में वह कार्य करती है और वहां पर खेती की जाती है। ठीक है। यहाँ के खेत होते हैं गाइस, वो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि एक साथ तो बहुत बड़े क्षेत्र को जलाया नहीं जा सकता। इस तरह छोटे छोटे खेत होते हैं जहाँ पर यह कृषि की जाती है। इस कृषि पर मुख्य रूप से जो पुराने औजार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि पुराने औजार कौन कौन से, जैसे कि लकड़ी, कुदाल, फावड़े आदि का प्रयोग करके स्थानांतरित कृषि की जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से मक्का, रतालू, आलू और कनवा कनवा ये देखिए यहाँ पर, ये फसलें हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पर उत्पादित की जाती है। गाइस 3 से 5 वर्षों में मिट्टी का उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये लोग यहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं और अन्य क्षेत्र पर जाकर वापस वनस्पति को जलाते हैं और ये खेती करते हैं। इस तरह ये चक्कर चलता रहता है। इसकी समस्या ये है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती जाती है, जिसके कारण इसका घूम चक्कर होता है गाइस वो छोटा होता है। ठीक है। तो ये अपने आज चर्चा की महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट एग्जाम गाइड क्वेश्चन एनालिसिस के 5 टॉपिकों के बारे में। 5 क्वेश्चन थे तो अपने 5 टॉपिकों की यहाँ पर चर्चा की। हम नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।